अगर आपको लगता है कि आज की महंगाई, महंगे तेल और मार्केट की अनस्टेबिलिटी बस एक नॉर्मल इकोनॉमिक फेज है, तो जरा रुकिए। 50 साल पहले भी बिल्कुल यही हालात थे और उस फेज ने कुछ लोगों को बर्बाद नहीं बल्कि रातों रात अमीर बना दिया था। अब सवाल ये है कि 2026 में वही हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी या फिर नहीं। और अगर आप अभी के हालात को गौर से देखें तो साफ दिखता है कि इंडिया भी उसी तरह के इकोनॉमिक प्रेशर फेज से गुजर रहा है जो पहले दुनिया ने 1970 में देखे थे। हाल ही में इंडिया में सीपीआई इन्फ्लेशन लगातार आरबीआई के कंफर्ट जोन के आसपास बना हुआ है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ग्लोबल टेंशन्स की वजह से फिर से वॉलेटाइल हो रही यानी घट बढ़ रही है। इसके अलावा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस भी ये साइन दे रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो ग्रोथ फेज में जा सकती है। इस टाइम इंडिया एक ऐसे इकोनॉमिक फेज में है जहां इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, तेल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी से मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ग्रोथ स्टेडी नहीं है यानी इकोनॉमी अनइवन चल रही है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी की इनकम बढ़ने के बावजूद भी खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पे प्रेशर आता है। इस सिचुएशन में सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ सेविंग पे डिपेंड न करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसे SIP इन इंडेक्स फंड इनमें पैसे डालें, इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स जैसे इक्विटी सेलेक्टिव सेक्टर्स इनको समझ के इन्वेस्ट करें। पैनिक में डिसीजन लेने की बजाय डिसिप्लिन स्ट्रेटजी फॉलो करें। जैसे 1970 में अमेरिका में इन्फ्लेशन प्लस ऑयल क्राइसिस प्लस स्लो ग्रोथ हुई थी, तब ज्यादातर लोग परेशान हुए, लेकिन जिन्होंने S&P 500 लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया या सही सेक्टर में अर्ली इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने बाद में मैसिव वेल्थ क्रिएट की। आज इंडिया में भी कुछ वैसा ही पैटर्न दिख रहा है, जहां शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसे टाइम में हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पैनिक करने वालों की बजाय डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा वेल्थ बनाते हैं। रिसेंटली कई रिपोर्ट्स में देखा गया है कि इंडिया में सीपीआई इन्फ्लेशन लगातार 5 से 7% के आसपास बना हुआ है और साथ ही रुपए भी डॉलर के मुकाबले लंबे टाइम में कमजोर होता जा रहा है। यानी एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारी करेंसी की वैल्यू भी धीरे धीरे गिर रही है। भले ही आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही हो, लेकिन जरूरी चीजों के प्राइसेस जैसे पेट्रोल, ग्रोसरीज, रेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। इंडिया में एक और प्रॉब्लम ये भी है कि रुपीज डेप्रिसिएशन। जब रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, तब वो और भी महंगी हो जाती है और इससे इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रिजल्ट, आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन आपकी परचेसिंग पावर घट जाती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि आपको ऐसा पैसा बनाना होगा जो इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करे। इसके लिए आप लॉन्ग टर्म SIP इन इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स लाइक इक्विटी, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, स्किल बेस्ड इनकम जैसे करियर ग्रोथ या फिर साइड इनकम शुरू कर सकते हैं। गोल सिंपल है, आपका पैसा इन्फ्लेशन से आगे भागे, ना कि उसके पीछे। मान लो आपकी सैलरी 10 साल में 30,000 से बढ़ के 60,000 रुपए हो गई है, लेकिन इस टाइम पेट्रोल 70 रुपए से 110 रुपए हो गया है, आपका हाउस रेंट 8,000 से 18,000 हो गया है और फूड एक्सपेंसेस लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। सैलरी डबल हुई है लेकिन रियल लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट बहुत कम हुआ है या लगभग खत्म हो गया है। यही वजह है कि आपको सिर्फ सैलरी बढ़ाना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आपका पैसा बैंक में सच में बढ़ भी रहा है या नहीं। आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन लगभग 5 से 6% के आसपास बनी रहती है, जबकि कई बैंकों की FD इंटरेस्ट रेट्स लगभग 6 से 7% के बीच रहती है। इसका मतलब ये है कि बाहर से देखने में लगता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में उसकी बाइंग पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। सेविंग अकाउंट्स और FD सेफ जरूर है, लेकिन लंबे टाइम में ये वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, सिर्फ पैसे को जिंदा रखते हैं। अगर आपको सच में वेल्थ बनानी है तो सिर्फ सेविंग पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना होगा। SIP, इंडेक्स फंड्स और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की हेल्प से, जिसके बारे में हम बात करते हुए ही आ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से। आइडिया सिंपल है, सेफ्टी प्लस ग्रोथ दोनों बैलेंस करनी होगी, सिर्फ सेफ्टी ही सेफ्टी नहीं चलेगी। मान लो आपने 1 लाख रुपए FD में रखे जहां आपको 6.5% रिटर्न मिलता है,
एक साल बाद आपका पैसा लगभग 1,06,500 रुपए होगा। लेकिन अगर उसी पैसे पे इन्फ्लेशन 6% है तो रियल वैल्यू लगभग बहुत कम बढ़ती है। अब कंपेयर करें SIP से। लॉन्ग टर्म इक्विटी SIP हिस्टोरिकली 10 से 12% रिटर्न दे सकती है। वही 1 लाख रुपए लंबे टाइम में 1,10,000 या फिर उससे भी ज्यादा तक ग्रो कर सकता है मार्केट रिस्क के साथ। मतलब FD में पैसा सेफ रहता है लेकिन इक्विटी उसे ग्रो करती है, और इसी वजह से लॉन्ग टर्म वेल्थ सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग से बनती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले 15 से 20 साल में इंडिया का स्टॉक मार्केट, खासकर निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स, इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ तक कि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 कोविड क्रैश और कई मार्केट करेक्शंस के बाद भी मार्केट ने नई ऊंचाइयां बनाई हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग मार्केट में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है, और जैसे ही क्रैश आता है पैनिक में इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। यानी लोग डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग करने के बजाय इमोशंस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेम की तरह नहीं देखते। वो हर महीने SIP के थ्रू कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग करते रहते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया में लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने इन्फ्लेशन को बीट करके रियल वेल्थ क्रिएट की है। यहाँ टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। मान लो किसी इंसान ने सिर्फ 5,000 पर मंथ की SIP निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 20 साल तक की होती तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 12 लाख होता। लेकिन एवरेज लॉन्ग टर्म मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से वही अमाउंट बढ़ाकर 45 से 60 लाख प्लस तक पहुंच सकता था, वो भी कई क्रैशेस और रिसेशन के बावजूद। लेकिन हर एसेट लॉन्ग टर्म में बराबर वेल्थ क्रिएट नहीं करता। इंडिया में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि इमोशन और ट्रेडिशन का हिस्सा भी है। जब भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़े, वॉर का खतरा हो, स्टॉक मार्केट क्रैश हो या फिर रुपए कमजोर होना हो, तब लोग अपने पैसे को सेफ रखने के लिए गोल्ड और सिल्वर खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से फेयर फेज में गोल्ड और सिल्वर की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और उनके प्राइसेस तेजी से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि गोल्ड वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में अच्छा हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करने में अक्सर इक्विटीज यानी स्टॉक्स ज्यादा पावरफुल साबित हुए हैं। क्योंकि गोल्ड खुद कोई बिजनेस नहीं चलाता, प्रॉफिट नहीं कमाता और ग्रोथ क्रिएट नहीं करता, जबकि अच्छी कंपनीज टाइम के साथ अपने प्रॉफिट्स, सेल्स और वैल्यूज बढ़ाती रहती हैं और उसी ग्रोथ का फायदा इन्वेस्टर को मिलता है। मान लो आपने साल 2005 में 1 लाख रुपए गोल्ड में लगाए थे और दूसरे इंसान ने वही 1 लाख रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किए थे। गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 इन्वेस्टमेंट कई केसेस में उससे ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता था, स्पेशली अगर SIP और कंपाउंडिंग कंटिन्यू हो रही होती तो। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड खराब इन्वेस्टमेंट है, बल्कि इसका मतलब ये है कि गोल्ड को वेल्थ प्रोटेक्शन एसेट की तरह समझना चाहिए और इक्विटीज को वेल्थ क्रिएशन एसेट की तरह। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग सिर्फ राइजिंग प्राइसेस देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिना ये समझे कि वो आखिर खरीद क्या रहे हैं। आज इंडिया में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ सोशल मीडिया हाइप देख के स्टॉक्स, क्रिप्टो या किसी हॉट सेक्टर में पैसा लगा देते हैं। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो लोग फोमो में खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है, उसका बिजनेस कितना स्ट्रांग है, उसकी हिस्ट्री कैसी है। फिर जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है और प्राइसेस गिरने लगते हैं, वही लोग पैनिक में आकर हड़बड़ाहट में अपना इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। असल इन्वेस्टिंग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ये समझते हैं कि वो किस एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगी और लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू क्यों बढ़ सकती है। क्योंकि बिना रिसर्च के किया गया इन्वेस्टमेंट अक्सर गैम्बलिंग बन जाता है, इन्वेस्टिंग नहीं। लेकिन असली पैसा उन्हीं सेक्टर में बनता है जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फ्यूचर डिमांड लगातार बढ़ रही होती है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज में बदल रहा है। UPI ट्रांजैक्शन हर महीने लाखों करोड़ रुपए क्रॉस कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, सेमीकंडक्टर और मेक इन इंडिया सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग करते टाइम सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि असली पैसा उन इंडस्ट्रीज में बनता है जहां अगले 10 से 20 साल तक लगातार ग्रोथ आने वाली हो। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ पॉपुलर कंपनीज नहीं देखते, बल्कि ये समझते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ कहाँ शिफ्ट हो रही है। और आज इंडिया में बैंकिंग,
इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एनर्जी, एआई, डिजिटल पेमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। जैसे जैसे इंडिया में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं, वैसे वैसे पेमेंट इकोसिस्टम, फिनटेक कंपनीज, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को भी बड़ा फायदा मिल रहा है। यानी जिसने सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम की ग्रोथ को समझा, वही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। लेकिन सिर्फ यही सेक्टर चूज कर लेना ही काफी नहीं होता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कितनी डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म फोकस्ड है। इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने वाले लोग वो नहीं होते जो हर दिन मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो एक क्लियर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। जैसे हर महीने रेगुलरली एसआईपी करना, अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन रखना, जरूरत से ज्यादा रिस्क न लेना और अच्छे इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक होल्ड किए रखना। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करती है। इसीलिए असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म फोकस्ड है। इंडिया की इकोनॉमी आगे भी लगातार इन्फ्लेशन, ग्लोबल शॉक्स और वॉलेटिलिटी को फेस करती रहेगी। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में भी इकोनॉमिक माहौल हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा, बल्कि ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन इसी अनस्टेबिलिटी के बीच बड़ी सच्चाई ये भी है कि यही परिस्थितियां लंबे टाइम में पैसा बनाने के बड़े मौके भी पैदा करती हैं। जो इन्वेस्टर पेशेंस रखते हैं, रेगुलर रूप से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जैसे एसआईपी या हर महीने इन्वेस्टिंग, और जो ये समझते हैं कि देश की असली इकोनॉमिकल ग्रोथ किन सेक्टर्स या फिर एरियाज में हो रही है, वे टाइम के साथ धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीके से रियल वेल्थ बना पाते हैं। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।